नमस्कार, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। आज बात करेंगे ईवीएम की। जिस तरह से ईवीएम के खिलाफ देश में माहौल बनाया जा रहा है, वीडियोस बनाई जा रही हैं और ये प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है कि ईवीएम गलत है, ईवीएम खराब है, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। बहुत सारे लोग धरना प्रदर्शन करके बार बार जनता में ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईवीएम गलत है। उन सब लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि ईवीएम की इज्जत मत लूटो, ईवीएम के साथ इस तरह का मत करो। कोई भी इक्विपमेंट दुनिया में बनाया जाता है, कोई भी चीज़ बनाई जाती है, उसका उपयोग कैसे किया जाता है उससे मैटर करता है कि वो सही या गलत है। एक मोबाइल है, उसका इस्तेमाल सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मोबाइल को यूज़ करना हम बंद कर देंगे। रही ईवीएम की बात की, तो ईवीएम की जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में हम जब बात करेंगे तो वो इतनी फुल प्रूफ है जितना कि कहते हैं कि कोई भी उसके अंदर वायरलेस ऐसी डिवाइस नहीं है जिसके जरिए उसको हैक किया जा सकता है। लेकिन फिर भी ये भ्रम फैलाया जा रहा है, नकली ईवीएम लाई जा रही हैं, जगह जगह दिखाया जा रहा है कि ईवीएम हैक हो जाती है, उसके अंदर से 2 वोट निकल आते हैं। वीवीपैट के बारे में सवाल उठाया जा रहा है। असल में क्या ये हारने से पहले, चुनाव हारने से पहले ही सेल्फ गोल करने वाली बात है? क्योंकि जहां जहां चुनाव जीते गए हैं वहां ईवीएम पे सवाल नहीं उठाया गया है। जब चुनाव हार जाते हैं तो लगातार ईवीएम पे सवाल उठते रहते हैं। ईवीएम पे के खिलाफ बहुत सारे सवाल हैं, उनके कई सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से जवाब देते हैं। ये पहला प्रश्न तो ये होता है कि साहब ईवीएम में हमें कुछ पता नहीं रहता कि अंदर क्या हो रहा है। तो ईवीएम जब दी जाती है, ईवीएम जब बनाई गई तो ईवीएम के अंदर बहुत सारे चेक्स लगाए गए। सबसे पहली बात तो होती है ईवीएम के अंदर इनक्रिप्शन होता है। इनक्रिप्शन का मतलब समझ लीजिए आपकी कोई ईवीएम चोरी हो जाती है, यदि कोई आदमी ईवीएम को चुरा लेता है तो उसके डेटा को डीकोड नहीं कर सकता। उसको डीकोड करने के लिए जो प्राइवेट की है वो ईवीएम की किसी के पास नहीं होती। वो मशीन आपने ले ली है लेकिन उस मशीन को आप डेटा पढ़ नहीं सकते। इनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा होता है, तो किसको कहाँ वोट जा रहा है वो नहीं पता लगेगा। तो सबसे पहली बात है कि कोई मशीन चुरा भी लेगा ईवीएम की तो वो जान नहीं पाएगा कि किसने किसको वोट दिया है। दूसरी बात यह है कि ईवीएम आपका समय बचाती है। पहले चुनाव 4-4, 5-5 दिन गिनती होती थी तो ईवीएम बहुत जल्दी उसमें काम हो जाता है और कुछ घंटों में रिजल्ट आ जाता है। तीसरी ईवीएम की जो खासियत है उसको हम ये कहेंगे कि ईवीएम फास्ट तो है ही है, साथ में एक्यूरेट भी है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हट जाती हैं जो बैलेट पेपर में होती थी। बैलेट पेपर में क्या होता था कि अगर आपकी मोहर थोड़ी इधर उधर हो गई, अगर ह्यूमन एरर हो गया तो वो वोट रिजेक्ट हो जाता था। क्योंकि आप जानते ही हैं कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं, 10, 11, 13, 12, 15, 17 जितने भी उम्मीदवार होंगे। अब एक पेपर है, उसके अंदर छोटे छोटे खांचे बनाए जाते हैं और उसके अंदर आपको स्टैंप या मोहर लगानी होती है। अगर अमेरिकन सिस्टम होता डेमोक्रेसी में तो 2 ही खाने होते, या तो रिपब्लिकन का होगा या डेमोक्रेट का होगा। तो वहाँ तो बैलेट पेपर चलता है। बहुत लोग एग्जाम्पल देते हैं कि अमेरिका में बैलेट पेपर चलता है, ईवीएम नहीं चलती, इसलिए भारत में भी चलाओ। भाई भारत में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है। एक पेपर बनाएंगे तो अगर कहीं 20-25 कैंडिडेट हो गए तो समझिए कितने ज़्यादा खाने बनेंगे और कितनी गलती की गुंजाइश रहेगी वोट देने के लिए। क्योंकि जनता भी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है और कभी कभी पढ़े लिखों से भी भ्रम हो जाता है। नाम एक जैसे होते हैं तो कहाँ पे कौन सा दबा देगा, या अगर मोहर एक बार लग गई तो वोट पड़ गया, वो काउंट हो गया, वोट गलत लग गई तो ये तुम्हारा वोट रिजेक्ट हो जाएगा। तो वोट रिजेक्शन बहुत होता था बैलेट पेपर में, उसको ईवीएम रिड्यूस करती है। इसके साथ साथ क्या होता था कि बैलेट बॉक्स होता था ना, उसके अंदर क्या करते थे लोग, कुछ डाल देते थे। जैसे मैं वोट देने गया, अगर मुझे पसंद नहीं है कि ये पोलिंग बूथ में मेरी पार्टी के खिलाफ
माहौल जा रहा है तो मैं क्या करूंगा, उसमें इंक डाल देते थे, स्याही डाल देते थे। और क्या करते थे, बैलेट पेपर के साथ कभी कभी ऐसा होता था कि बैलेट पेपर को खाई जाते थे, काउंटिंग होती थी तो लोग ही तो गिनेंगे, बार बार रिकाउंटिंग होती थी, वहां भी लोग बैठते थे। तो बहुत ज्यादा बैलेट पेपर में गड़बड़ झाला था और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी बात यह थी कि बैलेट पेपर के लिए पेपर चाहिए, कागज चाहिए, और कागज देश में पेड़ों से कागज बनता है, और कितने पेड़ काटेंगे आप। इन सबको बचाया गया, पेपर लेस कर दिया गया। अब तो खैर थोड़ा सा पेपर होता ही है वीवीपैट के अंदर, वो भी एक तरह का बैलेट पेपर ही है। तो कहने का मतलब ये है कि ईवीएम ने जिंदगी को बहुत आसान किया, वोटिंग प्रोसेस को बहुत आसान किया, वोटिंग प्रोसेस फास्ट हुई, सही हुई। लेकिन फिर ईवीएम का विरोध क्यों किया जा रहा है? यहाँ पे कुछ लोग ईवीएम का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उनको करनी है नेतागिरी, उनको बनना है नेता, उनको जनता के अंदर नेगेटिविटी डालो। नेगेटिव बात बड़ी जल्दी जनता जानती भी नहीं है ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है। जनता जानती भी नहीं है कि टेम्परिंग और हैकिंग में क्या फर्क होता है। एक चीज और, ये लोग कहते हैं कि चुनाव आयोग हमें ईवीएम नहीं देता, ईवीएम नहीं देता। चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, वो पार्टियों को बुलाता है, वो हैकर्स को बुलाता है, कहता है मेरे प्राइमिसिस में आओ, मशीन ये सामने रखी है ईवीएम, इसको हैक करके दिखाओ, अपनी डिवाइस लाओ, अपने इक्विपमेंट लाओ, अपना लैपटॉप लाओ, अपनी चीजें लाओ और मशीन को हैक करके दिखाओ। हैक करने का मतलब है मशीन को बिगर छुए, बिगर टेम्पर किए, बिगर उसके अंदर कुछ परिवर्तन किए हुए उसमें से डेटा निकाल लेना और डेटा को बदल देना। तो ये क्या कह रहे हैं कि नहीं, मशीन हमें दे दो, हम चुनाव आयोग से मशीन ले आएंगे और फिर उसमें करेंगे। इसका मतलब आप उस चुनाव आयोग की मशीन को लाकर उसको टेम्पर करना चाहते हो। जब आप टेम्पर कर दोगे तो आप उसके अंदर कुछ भी कर सकते हो। किसी चीज का अगर आपने स्वरूप बदल दिया, चाहे प्रोग्रामिंग चिप की बात हो चाहे कुछ हो, अगर टेम्पर करने के बाद तो कुछ किया ही जा सकता है, उसमें क्या है। और ईवीएम टेम्पर ना हो उसके लिए क्या होता है, ईवीएम को सील लगाई जाती है। ईवीएम में जब वोटिंग पड़ जाती है ना तो उसके अंदर सील लगाई जाती है, और सील तभी खुलती है, बंद कमरे में रखा जाता है, सीसीटीवी की निगाहों में रखा जाता है, पुलिस की सुरक्षा होती है ईवीएम में कि कोई टेम्पर ना कर पाए। इतनी सारी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बावजूद जब ईवीएम खोली जाती है तो कैंडिडेट को बुलाकर उसके सामने सील तोड़ी जाती है, और सील तोड़ने के बाद उस कमरे में भी सील लगाई जाती है जिस कमरे में ईवीएम रखी जाती है। तो इतने सारे मेजर्स हैं, और बड़ी बात ये है उसके बाद भी ईवीएम पर आरोप लगाना, इसका मतलब है कि ये किसी ना किसी साजिश के तहत किया जा रहा है। और बता दूं, ईवीएम को करने से पहले एक प्रोसेस होती है रैंडोमाइजेशन। कौन सी ईवीएम किस बूथ पे जाएगी ये भी सेट नहीं होता, कौन सी ईवीएम। तो क्या करते हैं, सारे कैंडिडेट्स को बुलाते हैं। अगर आपने कभी चुनाव लड़ा होगा तो चुनाव के कैंडिडेट्स को बुलाते हैं, वहाँ ईवीएम रखी जाती हैं, उसकी प्रोसेस समझाई जाती है। रैंडोमाइजेशन उसी समय किया जाता है मशीनों का, कैंडिडेट के सामने, कैंडिडेट से। और इवन कैंडिडेट्स के नंबर की भी, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ईवीएम के नंबर पे प्रोग्रामिंग हो सकती है कि इस वाले नंबर पे दबाओगे तो इस वाले नंबर पे वोट चला जाएगा। उसका भी मैं बता दूं कि नंबर कभी फिक्स नहीं होता कि कौन से नंबर पे कौन सी पार्टी का कैंडिडेट आएगा। अल्फाबेटिकली आते हैं, कभी कुछ किसी तरीके से आते हैं, इसलिए ये भी निश्चित नहीं है कि 2 नंबर पे बीजेपी रहेगी तो 2 नंबर पे मैं प्रोग्रामिंग कर लूँ। एक प्रोग्रामर जानता है कि कोई तो स्टैटिक एलिमेंट चाहिए प्रोग्रामिंग करने के लिए। अगर मुझे वोट की चोरी करनी है, सपोज करो मैं एक प्रोग्रामर हूँ, तो मुझे वोट की चोरी करनी है तो मुझे कोई ना कोई स्टैटिक एलिमेंट चाहिए। स्टैटिक एलिमेंट का मतलब फिक्स, कि मुझे पता होना चाहिए जिस बटन पे मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ उस बटन के बारे में मुझे कम से कम ये पता होना चाहिए कि ये बटन फिक्स रहेगा बीजेपी के लिए, तभी तो उस बटन पे मैं उंगली दबाऊंगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? जैसे 16 बटन है ईवीएम के अंदर, तो मुझे अगर ये पहले से पता हो कि 2 वाले बटन पे अगर मैं उंगली दबाऊंगा तो 2 वाले बटन का वोट बीजेपी के कैंडिडेट को चला जाएगा, या 3 वाले पे बीजेपी है तो चला जाएगा। तो ये तो निश्चित ही नहीं होता कि कौन से पे बीजेपी होगी, कौन से पे कांग्रेस होगी, कौन से पे बसपा होगी, कौन से पे सपा होगी, कौन से पे आम आदमी पार्टी होगी। ये निश्चित नहीं होता, कोई निश्चित प्रक्रिया है नहीं। जब हम बैलेट पेपर माफ करिएगा, जब ईवीएम पे जब हम पर्चा लगाते हैं कैंडिडेट्स का, तो उसमें कौन सा कैंडिडेट किस बटन पे होगा ये निश्चित नहीं होता। ये जरूर होता है कि भाई सबसे पहले राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं, उसके बाद राज्य की पार्टियां होती हैं, और उसके बाद इंडिविजुअल कैंडिडेट होते हैं। लेकिन राष्ट्रीय पार्टियां भी कहीं हैं, तो एक बटन पे प्रोग्रामिंग होना बहुत मुश्किल काम है। तो ईवीएम में चोरी होगी तो होगी कहाँ?
या तो स्टैटिक कोई एलिमेंट हो, दूसरा ये कहते हैं कि ईवीएम बदल दी जाती है। भाई ईवीएम में अगर चोरी नहीं हो सकती तो ईवीएम टेस्ट करके भी दिखाते हैं, वोट डाल के दिखाया जाता है। और जब ईवीएम सबसे पहले पोलिंग बूथ में जाती है तो वहां पे जो एजेंट होते हैं उनको भी टेस्टिंग करके दिखाई जाती है कि जिस पार्टी को वोट जा रहा है उसी को जा रहा है कि नहीं जा रहा है। बहुत सारी प्रक्रियाएं करता है चुनाव आयोग। आप लोग किसी भी प्रक्रिया की जानकारी के बगैर जनता को गुमराह करना बंद कर दीजिए। जो जनता, लाखों करोड़ों की संख्या में जो जनता ईवीएम की रिलेटेड वीडियो देख रही है, कम से कम उसको जागरूक करिए, उसको बताइए ईवीएम में क्या क्या सेफ गार्ड है। और चुनाव आयोग से मैं ये कहना चाहूंगा, चुनाव आयोग एक ईवीएम वाला जो भी वीडियो जाती है उसके नीचे डिस्क्लेमर डाल के अपना अंग्रेजी में चेप देता है लंबा सा आर्टिकल। भाई जो देख रहा है वीडियो वो हिंदी में देख रहा है, उसको कहाँ अंग्रेजी आती है, तुमने क्या डाला। तुम भी एक अच्छे से एजुकेटेड वीडियो बनाओ चुनाव आयोग और बताओ कि भाई ईवीएम में ये है, ये चीजें हैं, जनता को पता ही नहीं है। हिंदी में तो अच्छे से बात चली जाती है, लोग समझा देते हैं कि ऐसे ऐसे ईवीएम के अंदर फ्रॉड हो रहा है, कोई नकली मशीन ले आता है अपनी, उसमें से आलू टमाटर डाल के बैगन निकाल देता है, पता नहीं क्या निकाल देता है और जनता को भ्रमित कर देता है। मोटी बात यह है कि ईवीएम में इतने सारे सिक्योरिटी मेजर्स हैं, प्रोग्रामिंग के साथ साथ इंडिविजुअल्स के भी। प्रोग्रामिंग का सिक्योरिटी मेजर ये है कि कुछ भी स्टैटिक मत रखो, सब रैंडम रखो। इवन नाम भी रैंडम रखोगे तो सामने वाला पकड़ ही नहीं पाएगा कि किस नंबर पे कौन आएगा। तो प्रोग्रामिंग होना काफी मुश्किल हो जाता है कि उसको हम कर लें। कुछ लोग कहते हैं कि ईवीएम बदल दी जाती है। ईवीएम बदलने का मतलब ये है कि ईवीएम यहाँ से पैक हुई और पैक करने के बाद जिस स्टोर रूम में रखी, स्ट्रॉन्ग रूम में रखी, वहां से वो वाली ईवीएम तो हटा दी गई और दूसरी ईवीएम जिसमें वोट पड़े हुए थे वो रख दी गई। ऐसा कहा है कुछ ने। तो उसमें सील लगी होती है, सिग्नेचर होता है। तो भैया वो सिग्नेचर देखते हैं, अपना सिग्नेचर, अगर आप कैंडिडेट हो आपको पता होगा सिग्नेचर होता है उसके ऊपर, आपके जो भी एजेंट है उनका। तो सिग्नेचर कहां से लाएंगे? इतना आसान नहीं है ईवीएम को हैक करना। इतने सारे सेफ्टी मेजर्स हैं ईवीएम के, टेम्पर करना भी आसान नहीं है, हैक करना भी आसान नहीं है। और ईवीएम से बहुत सारे फायदे हो रहे हैं। बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है, 2 ही कैंडिडेट होते हैं। कितनी आबादी है? 35 करोड़ से कम है। वोटर कितना होगा? और भी कम होगा, 20 करोड़। हमारे यहाँ 100 करोड़ से ऊपर वोटर है। हमारे यहाँ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में कैंडिडेट 2 नहीं होते। बैलेट पेपर इतना आसान तो है नहीं कि छोटा सा बना लें कि 2 ही कैंडिडेट होंगे। यहाँ तो 11-11, 12-12, कभी कभी 20-20, 25-25 कैंडिडेट हो जाते हैं। कैसे बनाएंगे बैलेट पेपर? कैसे संभालेंगे? कैसे फोल्ड करेंगे? उसमें स्याही छूट के दूसरी तरफ चली गई तो दिक्कत है। बैलेट पेपर, भारत में बैलेट पेपर तो हो ही नहीं सकता। ये बात रखी जा सकती है कि ईवीएम में और सुधार हो। मुझे लगता है सुधार की जरूरत कम है। सबसे पहले तो जनता को एजुकेट करने की जरूरत है। चुनाव आयोग को ये चाहिए कि अच्छे से वीडियो बनाए लोकल भाषाओं में, वो हिंदी में बनाए, वो मराठी में बनाए, वो तेलुगु में बनाए, 5-5 मिनट के वीडियो बनाए और ईवीएम के सेफ्टी मेजर्स दिखाए, ना कि आर्टिकल लगा दे, चेप दे और अपनी ड्यूटी से बच जाए। सरकारों की जिम्मेवारी, अगर कोई प्रश्न उठता है तो उसका संपूर्ण जवाब दिया जाए, क्लियर दिया है, जनता में भ्रांति ना फैले। अगर जनता में भ्रांति फैल गई, जनता के अंदर इस तरह से ये जो लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, स्पेशली कुछ वकील, और वकील एक ओहदा होता है जिससे बड़ा, और सुप्रीम कोर्ट का वकील कोई कह दे अपने आप को तो बड़ा ऑथेंटिक हो जाता है। ये अपने पद का उपयोग करके लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। ये प्रॉपर तरीके से बता भी नहीं रहे हैं, ईवीएम पे सिर्फ आरोप लगा रहे हैं और भाग जा रहे हैं। ये वही हाल है केजरीवाल वाला हाल। केजरीवाल आता था, सब नेताओं को चोर बोलता था, फिर सबसे माफी मांगनी पड़ी केजरीवाल को। केजरीवाल का आपको प्रकरण पता है, किसी का सबूत नहीं दिया और सबसे माफी मांगनी पड़ी जब सबने मानहानि का केस किया। वही ईवीएम के साथ हो रहा है। मैं तो साफ साफ कहूंगा कि ईवीएम की इज्जत लूटी जा रही है। और इज्जत कौन लूट रहे हैं? कुछ छुट भैये नेता जो सोच रहे हैं कि हमें कहीं से टिकट मिल जाएगा, हमें राज्यसभा मिल जाएगी या हम नेता बन जाएंगे। तो भाई सिस्टम पे उंगली उठा के नेता बनने से अच्छा है कि जनता का काम करो, जनता की बेहतरी के लिए काम करो, जनता की समाज के लिए काम करो, तो नेता बनो। ये किसी पे आरोप लगाना, ये शॉर्ट टर्म है, ये चलता नहीं है। किसी को गलत बोल के अपने फेवर में कर लेना, ईवीएम गलत है, ईवीएम गलत है, कल को बोलोगे बैलेट पेपर गलत है, उसके बाद बोलोगे बॉक्स गलत है, उसके बाद बोलोगे आदमी गलत है, उसके बाद बोलोगे, कहां तक रुकोगे भाई? और ईवीएम एक आदमी ने नहीं बनाई है। ईवीएम के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हैं और बहुत सारी जगहों से क्वालिटी चेक्स होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्रामर इन्वॉल्व होते हैं। पहले फीजिबिलिटी स्टडी होती है, उसके बाद एनालिसिस होती है, उसके बाद डिजाइन होता है, उसके बाद डेवलपमेंट होता है,
उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होता है, और इन सबको बटा हुआ फेजेज हैं, ये सब बटे हुए हैं। थोड़ा पढ़ो भाई। और मैं कह रहा हूँ जितने लोग पढ़ते हैं, जो सॉफ्टवेयर की जानकारी रखते हैं, क्योंकि मैं भी एक सॉफ्टवेयर कैसे बनता है उसकी जानकारी रखता हूँ, तो सॉफ्टवेयर जब बनाया जाता है तो उसके क्या क्या गाइडलाइंस होते हैं और सरकारी गाइडलाइंस अलग हैं। इन सबको धता बताकर एक आदमी उठता है और सीधा आरोप लगाता है और कुछ भी बना लेता है, और बना के बैगन, टमाटर, आलू, प्याज, लहसुन, पता नहीं क्या क्या निकालता है ईवीएम के अंदर से, और ईवीएम को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि अब इनके पीछे या तो किसी का हाथ है। क्या इनके पीछे विपक्ष के बड़े नेताओं का हाथ है? अगर है तो वो खुल के खुद क्यों अपने मंच से नहीं आते हैं? खुद तो जहां चुनाव जीत जाते हैं वहां अगर ईवीएम खराब है तो वो तेलंगाना में भी खराब होगी, वो कर्नाटक में भी खराब होगी, वो पश्चिम बंगाल में भी खराब होगी, वो दिल्ली में भी खराब होगी। सब सरकारें इस्तीफा दे देंगी क्या? या ये सब नेता इस्तीफा दे देंगे? जहां जहां चुनाव हार जाते हैं वहां वहां ईवीएम का रोना रोते हैं। ईवीएम को खामखा में बदनाम करना बंद करिए, देश के साथ खिलवाड़ करना बंद करिए। देश की व्यवस्थाओं को अगर बदनाम करेंगे, इंस्टीट्यूशन पे सवाल उठाना बंद करिए। अब क्या हो गया, ये फैशन बन गया है, किसी भी इंस्टीट्यूशन पे सवाल उठा दो, चुनाव आयोग पे उठा दो, सुप्रीम कोर्ट पे उठा दो, संसद पे उठा दो। यही तो केजरीवाल ने किया था, अराजकता फैला दो और उसके बाद सत्ता में आ जाओ, फिर खुद कहने लगो, उन्हीं कामों का इस्तेमाल करने लगो। ये तरीका ठीक नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ईवीएम में चुनाव आयोग की ही कमी है, जो ईवीएम के लिए प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन एक दे रहा है और एक इंग्लिश में एक निकल के आता है, एक फर्रा सा नीचे वीडियो के नीचे आ जाता है। उसको कौन पढ़ेगा? कोई नहीं पढ़ेगा उसको। प्रॉपर तरीके से बनाओ। अगर सोशल मीडिया वॉर हो रहा है ईवीएम के खिलाफ, तो सोशल मीडिया पर भी लोगों को उठकर ईवीएम के जो प्रोसीजर्स हैं, कैसे ईवीएम रखी जाती है, उन सब के वीडियोस बनाने पड़ेंगे और इनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि झूठ अगर ज्यादा फैल गया तो बहुत नुकसान करेगा हमारे देश के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे समाज के लिए। लोग तो हैं ही, लोग तो 2 मिनट में भड़क जाते हैं। ये भी एक तरह की भड़काऊ भाषा है। ये भी कहते हैं ना हेट स्पीच। मैं कहूंगा अभी हेट स्पीच के लिए बहुत सारी चीजें बन गई है, घृणा पैदा करो। तो अभी किसके लिए घृणा पैदा हो रही है? ईवीएम के लिए घृणा पैदा हो रही है। और ईवीएम तो एक मशीन है। मशीनों का हमारी जिंदगी में कितना उपयोग है। हर कोई मशीन इस्तेमाल करता है, तो मशीन में कोई कमी है तो उसको दूर किया जा सकता है। लेकिन मशीन को हटाकर हम जंगल में तो जाएंगे नहीं रहने के लिए। कहते हैं वॉशिंग मशीन में कपड़े मत धो, टेप रिकॉर्डर मत चलाओ, टीवी मत चलाओ, मोबाइल मत चलाओ, बैंकिंग मत करो, यूपीआई मत करो। सब तो सॉफ्टवेयर से ही चल रहा है। इन सब में भी घपला हो सकता है फिर, स्पेशली ईवीएम, क्योंकि जनता को वोटिंग के लिए मोबिलाइज करना है, सूट करना है, इसलिए ईवीएम का मुद्दा उठा रहे हैं। वरना टेक्नोलॉजी तो हर जगह है, फ्रॉड तो हर जगह है, चीटिंग तो हर जगह है। इसका मतलब ये नहीं है कि चीटिंग के लिए ही सिस्टम है। सिस्टम है, कोई चीट कर रहा है तो उसको पकड़ो। और हैकर्स, इसको बोलते हैं एथिकल हैकिंग। एक शब्द होता है अमेरिका में अक्सर इस्तेमाल होता है, एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग का मतलब आपको मैं बताऊं, एथिकल हैकिंग का मतलब है कि कुछ लोगों को इन्वाइट किया जाता है कि आओ और हैक करो हमारी चीजों को। तो टेम्पर करने की इजाजत आपको ईवीएम को चुनाव आयोग नहीं देगा। हैकिंग के लिए इजाजत देता है, एथिकल हैकिंग के लिए कि आओ और हैक करो। हैक करने जाते नहीं हो आप, उसके परिसर में जाते नहीं हो आप, सीसीटीवी कैमरा के अपने इक्विपमेंट लेके जाते नहीं हो, क्योंकि आपको कुछ आता ही नहीं है। आपको सिर्फ आरोप लगाना है और आरोप लगा के भाग जाना है। आप सड़कों पे प्रदर्शन करोगे, वीडियोस बनाओगे, 2-4 टटपुजिए यूट्यूबर आ जाएंगे समर्थन में, उनको भी नहीं पता, वो भी आपके वीडियो को वायरल कर देंगे और लोग तो कहेंगे वाह 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 ईवीएम गलत है, ईवीएम गलत है। ये तरीका सही नहीं है। मुझे लगता है इस पर विचार होना चाहिए। और आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। और कोई अगर अच्छे डिबेट करें ना, अच्छी से बात करें, डिबेट नहीं डिस्कशन भी करें, तो 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठे, ना कि वकील बैठे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठे और एक दूसरे को ईवीएम का सारा फर्रा ले लें। मैं तो चैलेंज करता हूं, किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को लेके आए और उससे पूछेंगे क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं, क्या क्या किस तरह से कोडिंग की जाती है, किस तरह से प्रोग्रामिंग की जाती है, किस तरह से सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, और सॉफ्टवेयर बनाते समय क्या क्या मानक होते हैं, क्या क्या लूप होल्स छोड़े जाते हैं उसमें, किस तरीके से सॉफ्टवेयर हैक हो सकता है। क्योंकि वो चीजें भी हैं, वो सब बात करेंगे। कितने सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, क्या क्या नियम फॉलो करने पड़ते हैं। अगर ये सब चीजें अगर आपको वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बात करेंगे 2 आपस में और आम भाषा में करेंगे, तो जनता को ज्यादा समझ में आएगा। ना कि प्रोपेगेंडा फैला के 2-4 वकील उठ गए, 2-4 नेता उठ गए,
चिल्लाने लगे ईवीएम खराब है, क्योंकि आप हार पचा नहीं रहे हो। जनता ने आपको नकार दिया है, जनता आपको पसंद नहीं कर रही है। अब क्या कर रहे हो, जनता को भड़का रहे हो। भड़काना बंद करिए, देखते रहिए मिनी संसद।